नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांतिनिकेतन में। आज हम सभी पढ़ेंगे संप्रेषण। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेन बातों को देखेंगे। एक ही वीडियो में सारी मेन जो इस टॉपिक से संबंधित बिंदु हैं उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें संप्रेषण से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो वो वीडियो जस्ट इसके बाद होगा। पहले हम यहाँ पे टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही यूजफुल है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं संप्रेषण की। संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया का एक आधारभूत उपकरण है। संप्रेषण के बिना शिक्षा प्रदान करना असंभव होता है। संप्रेषण शब्द जो है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है और जिसकी उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिस से हुई है। कम्युनिस का अर्थ है कॉमन अर्थात सामान्य। हम मेन बिंदुओं को देखेंगे। अतः इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठित क्रिया के द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों और निर्णयों को दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के मध्य आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में आवश्यक नहीं है कि यह भाषा के माध्यम से अथवा वाणी के ही माध्यम से संभव हो, बल्कि मौन प्रत्युत्तर एवं हाव भाव के द्वारा भी संप्रेषण को संपन्न किया जा सकता है। संप्रेषण को संचार, संदेशवाहन अथवा संवहन इत्यादि समानार्थी शब्दों के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। एक विचारक हैं एंडरसन। वे कहते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन रूप में अन्य व्यक्तियों के संज्ञानात्मक स्वरूप को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों के द्वारा प्रभावित करता है। एक और है हमारे विचारक लिगन्स। इनके अनुसार संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ लेते हैं। एडलर डेल के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के रूप में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने एवं समझने की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्रोत से लेकर ग्रहणकर्ता के मध्य संपन्न होती है। यह तथ्यों तथा विचारों का पारस्परिक विनिमय है तथा सूचनाओं का हस्तांतरण है। अगर हम बात करें संप्रेषण की प्रकृति की, तो संप्रेषण की प्रकृति संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति समूहों, विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण में वर्तमान तथा भूतकाल की दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। संप्रेषण की प्रकृति संकेतों, अंतःसंबंधों के आदान प्रदान की होती है। संप्रेषण के उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को मूल रूप में तथा उसी दृष्टिकोण के अनुसार समझ ले जैसा कि संदेश संचारक ने संचारित किया है। संप्रेषण तभी प्रभावी होता है जब प्रापक द्वारा पूर्णतया समझ लिया जाता है। यदि प्रापक द्वारा समझा ना जाए, जो संदेश प्राप्त कर रहा है अगर वो संदेश को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता तो ऐसी संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। संप्रेषण की प्रकृति को कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण विचार विमर्श तथा विचार विनिमय की प्रक्रिया है। संप्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण उद्देश्यपरक एवं मनोसामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा संप्रेषण एक जन्मजात पूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण अंतःक्रिया एवं प्रतिपुष्ट युक्त प्रक्रिया है। एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक भी प्रक्रिया है। संप्रेषण के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो संप्रेषण संदर्भ होगा, संप्रेषण का स्रोत होगा और उसके बाद संदेश होगा, संप्रेषण का माध्यम होगा, संदेश ले जाने का जो माध्यम होगा, फिर कुछ संकेत होंगे, इनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक आएगा,
और संदेश प्राप्तकर्ता। तो ये जो है ये है संप्रेषण के प्रमुख तत्व। ये आप इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त डेविड के बार्लो ने संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित घटक बताए। उन्होंने कहा पहले विचार होगा, फिर संकेत भाव होंगे, पारेषण होगा, उसकी प्राप्ति होगी, प्रापक होगा, फिर संकेताभास, उसका क्रियान्वयन होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। आगे देखेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जो मानवीय अंतः प्रक्रियाओं को जन्म देती है। संप्रेषण की सरल प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम सूचना का स्रोत सेंडर है, उसके उपरांत इनकोडिंग, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके उपरांत संदेश का माध्यम यानी मैसेज, फिर डिकोड होगा, फिर संदेश प्राप्त करता है, फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक, और जो ये फीडबैक होगी ये सेंडर, ठीक, सेंडर को मिलेगी। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि जो संदेश भेजा गया वह संदेश प्राप्तकर्ता ने अच्छे से प्राप्त कर लिया, उसकी वो प्रतिपुष्टि सेंडर को दे देगा। ठीक है, चलिए आगे संप्रेषण के कार्य देखते हैं। संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण के एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, कक्षागत गतिविधियों का कुशल संचालन करना, पारस्परिक श्रम एवं पारस्परिक भ्रम एवं समस्याओं का समाधान करना, अधिकार विकेंद्रीकरण में सहायता करना, मनोबल का निर्माण करना। इसके अलावा न्यूनतम व्यय में अधिकाधिक सूचनाओं का प्रवाह करना, शिक्षार्थी की मानसिक तैयारी में सहायक होना, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना। ठीक है, ये सभी जो हैं इसके कार्य हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तम संप्रेषण का सिद्धांत। उत्तम संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उत्तम संप्रेषण का सिद्धांत है, सूचनाओं की स्पष्टता होनी चाहिए, सूचनाओं की पर्याप्तता होनी चाहिए, सूचना की अवरोधकता की अनुपस्थिति होनी चाहिए, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए सूचना में, सूचना प्रसारण अच्छे से हो, सूचना की समयानुकूलता हो, सूचना प्रदानकर्ता और संग्रहकर्ता के मध्य एक उचित संबंध होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, ये है वर्गीकरण, संप्रेषण का वर्गीकरण। ये आप देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। संप्रेषण जो है उसे हम 4 आधार पे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला नंबर माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक को भी हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक को हम 5 भागों में बांटते हैं, दृश्य संकेत, श्रव्य संकेत, दैहिक भाषा, अंतराल भाषा और पार्श्व भाषा। ठीक है, 5 भागों में। इसके बाद आएगा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हम 2 भागों में बांटेंगे, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। दिशा के आधार पर अगर हम विभाजित करेंगे तो 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं, लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण और तिर्यक संप्रेषण। संबंधों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो संप्रेषण के प्रकार 5 हैं, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, परंपरागत संप्रेषण। ये सारे अभी हम विस्तार से देखने वाले हैं इसके आगे। चलिए आगे हम देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। सबसे पहले माध्यम के आधार पर शाब्दिक संप्रेषण। नंबर 1, माध्यम के आधार पर शाब्दिक संप्रेषण। मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शाब्दिक भाषा है। शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्ति सरल, सुगम और बोधगम्य हो जाती है। अतः जब कोई संवाद या सूचना शब्दों के माध्यम से प्रेषित की जाती है तो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पहला जो है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या होता है, जब कोई संवाद अथवा सूचना शब्दों का मौखिक उच्चारण करके प्रेषित की जाती है, कोई सूचना मुंह से उच्चारित करके दी जाती है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं, पहला प्रेषक एवं दूसरा प्रापक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे देखें,
मौखिक संप्रेषण के माध्यम, मौखिक संप्रेषण के क्या माध्यम हैं उन्हें हम देखेंगे यहाँ पर। तो मौखिक संप्रेषण के माध्यम हैं आमने सामने वार्तालाप, इसका एक उदाहरण है दूरभाष पर वार्तालाप, रेडियो प्रसारण, साक्षात्कार, सामूहिक संवाद, सभाएं, सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ, भाषण एवं घोषणाएं। ठीक, घोषणाएं, ये सभी जो हैं मौखिक संप्रेषण के माध्यम हैं, इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, कभी कभी पूछ लेता है ये लिखित संप्रेषण के उदाहरण हैं या मौखिक संप्रेषण के। चलिए आगे देखेंगे मौखिक संप्रेषण से लाभ। मौखिक संप्रेषण से लाभ की बात करें तो शीघ्र संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण शीघ्र संप्रेषण का एक माध्यम है। इसमें समय और पैसा दोनों की बचत होती है क्योंकि संदेश जो है मौखिक उच्चारण के साथ प्रेषित हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक प्रभावशाली, मौखिक संप्रेषण उच्चारण के ढंग, अभिव्यक्ति की भाव भंगिमा एवं हाव भाव के द्वारा संदेशों को प्रभावशाली ढंग से रखा जाता है। संदेश की विषय वस्तु सामग्री को चित्र एवं अभिनय द्वारा भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अविलंब प्रतिपुष्टि, मौखिक संप्रेषण में प्रेषक तत्काल प्रतिपुष्टि कर सकता है कि प्रापक ने संदेश का वास्तविक अर्थ समझ लिया है एवं प्राप्तकर्ता की क्या प्रक्रिया है। यदि कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसका निवारण भी उसी समय कर देते हैं, इसलिए इसकी अविलंब प्रतिपुष्टि हो जाती है। गोपनीयता, विश्वास पात्र लोगों से संप्रेषण अधिकांशतः मौखिक ही होते हैं। मौखिक संप्रेषण में अशुद्धता, अनर्थ तथा तोड़ मरोड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, आपातकाल में अधिक उपयोगी, विपरीत परिस्थितियों में मौखिक संप्रेषण ही अधिक उपयोगी होता है। इन परिस्थितियों में संदेश की शुद्धता एवं समय बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि मौखिक संप्रेषण के द्वारा ही संभव होते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए मौखिक संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। चलिए अब बात करते हैं मौखिक संप्रेषण की सीमाओं का। ठीक है, सीमाओं को देखें तो इसमें वैधानिक मान्यताओं का अभाव होता है। मौखिक संप्रेषण भविष्य में विवाद की दशा अथवा उत्तरदायित्व निर्धारण के समय प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी महत्व नहीं होता और इसकी कोई वैधानिक मान्यता भी नहीं है क्योंकि यह इसकी कोई प्रूफ नहीं है। आज जिसने हमें जो कहा कल वो मुकर जाएगा, मैंने नहीं कहा, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होता। सीमित क्षेत्र, मौखिक संप्रेषण का क्षेत्र सीमित होता है। यदि संचार करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव है तो इस दशा में मौखिक संप्रेषण जो होता है वो अनुपयुक्त हो जाता है। आगे देखेंगे विस्तृत संदेशों की दशा में अनुपयुक्त, अगर मौखिक संदेश विस्तृत और बहुत लंबा हो तो संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश का अर्थ समझने में कठिनाई होती है तथा बार बार स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। विपरीत अर्थ, मौखिक संप्रेषण में यदि संदेश प्राप्तकर्ता उच्चारण को सही ढंग से नहीं समझ पाया और उसको कुछ अन्य अर्थ भी समझ सकता है, कहते नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी अगर हम उच्चारण को सही से नहीं समझते तो। मौखिक संप्रेषण के यांत्रिक साधनों में यह संभावना और भी बढ़ जाती है। कभी कभी मौखिक संप्रेषण समय बर्बाद करने वाला भी होता है। अब हम देखेंगे प्रभावी मौखिक संप्रेषण के आवश्यक तत्व। अगर हम बात करें मौखिक संप्रेषण में जबकि कई दोष हैं, लेकिन कई त्रुटियां हैं, किंतु संगठन में संचार का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण माध्यम मौखिक संप्रेषण ही होता है। प्रभावी मौखिक संप्रेषण के लिए फ्रांसिस जे बर्जिन ने 7 आवश्यक तत्व बताए हैं जिसको इन्होंने 7C के माध्यम से भी पुकारा है। पहला है स्पष्टता यानी क्लियर, दूसरा है पूर्णता कंप्लीट, संक्षिप्त कॉन्सिस, शुद्ध करेक्ट, सरल कैंडिड, वास्तविक कॉन्क्रीट, सौहार्दपूर्ण कॉर्टियस। ठीक, ये है इनके 7 तत्व। ठीक, किसके द्वारा? फ्रांसिस जे बर्जिन की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिखित संप्रेषण। ये तो था हमारा मौखिक संप्रेषण। अब बात करेंगे लिखित संप्रेषण की। जब संप्रेषण का आदान प्रदान, ठीक है, जब संप्रेषण का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है तो उसको लिखित संप्रेषण कहते हैं। विस्तृत संदेशों अथवा अस्थायी
एवं भविष्य में संदर्भ के रूप में रखे जाने वाले संदेशों का लिखित संप्रेषण किया जाता है। जब संदेशों को एक निश्चित अर्थ प्रदान करना हो तथा एक साथ विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को संप्रेषित करना हो, तब लिखित संप्रेषण ही संप्रेषित होता है। किसी संगठन के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह के मध्य कर्तव्यों, उत्तरदायित्व एवं अधिकार सीमाओं का निर्माण लिखित संप्रेषण के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके माध्यम देखें, उदाहरण देखें, तो लिखित संप्रेषण के माध्यमों के अंतर्गत पत्र, टेलीग्राम, परिपत्र, ज्ञापन, प्रतिवेदन, फॉर्म, सूचना, कार्य विवरण, नियमावली, प्रश्नावली, चित्र, चार्ट, फैक्स, ईमेल, रेखाचित्र, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि शामिल होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें देखिएगा, ये कौन कौन से माध्यम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लिखित संप्रेषण के लाभ अथवा गुण। ठीक है, तो पहला इसका गुण क्या है? विस्तृत पहुंच है, एक रूपता है, निश्चित एवं सटीक होता है, वैधानिक एवं स्थायी रिकॉर्ड होता है, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होता है, क्रियान्वयन में सुविधा होती है। लेकिन इसके गुण हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसकी प्रक्रिया जो है वो महंगी होती है, व्याख्या में कठिनाई होती है और थोड़ा समय लगता है। बोलने वाला झट से बोल दिया, हो गया संप्रेषण, बट इसको प्रेषित करने में थोड़ा समय लगता है। आगे बात करें तो प्रभावी लिखित संप्रेषण के कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे सामान्य एवं सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो, मुख्य बिंदुओं का उचित ध्यान रखा जाए एवं बोधगम्यता एवं शिष्टता हो। ठीक है, तो यह थे हमारे शाब्दिक संप्रेषण या शाब्दिक संचार के अंतर्गत मौखिक और लिखित संप्रेषण। ठीक, आगे हम बात करेंगे अशाब्दिक संचार या अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, जब संदेश शब्दों के अतिरिक्त चिन्हों, लक्षणों अथवा संकेतों तथा सूचित चिन्हों के द्वारा संचारित हों तो उनको अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। इसे संकेत संप्रेषण भी कहा जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण के संकेत ज्ञान, विचारों, दृष्टिकोण, विश्वासों एवं भावनाओं के प्रतीक होते हैं, जिनको संप्रेषण हेतु चयन वातावरण के अनुरूप सामयिक ढंग से किया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक विचारक हैं, रेमंड एवं जॉन के अनुसार संप्रेषण के वे सभी माध्यम अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं जो न लिखित हों और न तो मौखिक शब्दों में व्यक्त हों। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो ये जो है अब प्रकार देखते हैं इसके। अशाब्दिक संप्रेषण का वर्गीकरण हम देखेंगे। अशाब्दिक संप्रेषण के ये हैं प्रकार। ठीक, यहाँ पे इसके प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण 5 प्रकार के होता है। पहला, दृश्य संकेत भाषा संप्रेषण। दृश्य संकेत भाषा संप्रेषण की अगर हम बात करें तो चित्रों एवं दृश्य संकेतों के माध्यम से यहाँ पे संदेश तथा विचारों के आदान प्रदान को दृश्य संकेत भाषा संप्रेषण कहा जाएगा। यह संप्रेषण बहुत ही प्राचीन, सरल और बोधगम्य पद्धति है। इस संकेत में आ जाएंगे चित्र, पोस्टर, कार्टून, भित्ति चित्र, रेखा चित्र, नक्काशी, पेंटिंग्स, चार्ट, साइन बोर्ड, फोटोग्राफ, चलचित्र, ये सभी दृश्य संकेत भाषा के संप्रेषण में आएंगे। इसके अलावा दृश्य संकेत सार्वभौमिक एवं सभी के लिए सभी स्थानों पर एक समान अर्थ ही संप्रेषित करते हैं। अगर हम दृश्य संकेत भाषा संप्रेषण के गुण की बात करें तो ये इसमें संचार के स्थायी साधन होते हैं, विज्ञापन एवं विपणन के प्रभावी साधन होते हैं, सार्वभौमिक भाषा होगी और संदेश प्रेषक का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। इसकी हम दोष की बात करें तो इसका क्षेत्र सीमित होगा, विशेष दक्षता की आवश्यकता होगी, साधारण संदेश की दशा में ही यह उपयुक्त हो सकता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं श्रव्य संकेत भाषा संप्रेषण। इसको ध्वनि संकेत भाषा संप्रेषण भी कहा जाता है। ध्वनि संकेत भाषा संप्रेषण में विभिन्न ध्वनि संकेतों के माध्यम से संकेतों का संप्रेषित किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में युद्ध हो रहा था तो हर्ष, विजय, भय इत्यादि के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, तो वे सभी ध्वनि संकेत
भाषा संप्रेषण के उदाहरण हैं। आधुनिक समय में भी जैसे किसी व्यावसायिक कार्यालय, कारखाने, दैनिक क्रियाकलापों आदि के संचालन के लिए ध्वनि संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलग अलग संवेगों के लिए ध्वनि की मात्रा तरंग अलग अलग होती है, जैसे सायरन बजा, हूटर बजा। इसके अलावा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी गई तो हमें पता चल जाता है ध्वनि संकेत के माध्यम से, है ना। पुलिस की गाड़ी गई तो हमें पता चल जाता है ध्वनि संकेत के माध्यम से। तो ये इसके उदाहरण हैं। आगे हम बात करें अगर ध्वनि संकेत या इसको श्रव्य संकेत भी कहते हैं, तो अगर हम इसके गुण की बात करते हैं, शीघ्र संचार में सहायक होगा, समय प्रबंधन में उपयोगी होगा, आकस्मिक समय में उपयोगी होगा। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ दोष भी होते हैं। दोष की बात करें, सीमित उपयोग हो सकता है, दुरुपयोग की संभावना भी होती है इसके अंदर। चलिए आगे हम देखेंगे नंबर 3, दैहिक भाषा संप्रेषण। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, काइनेमिक्स। इसे काइनेमिक्स भी कहते हैं। दैहिक भाषा अशाब्दिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसे शारीरिक संचालक भाषा भी कहा जाता है। जब मनुष्य अपने शारीरिक संचालन, भाव भंगिमा, मुद्रा, दृष्टि, संबंध आदि के माध्यम से विचारों और संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है, तो यह संप्रेषण दैहिक भाषा संप्रेषण कहा जाता है। जैसे हमसे किसी ने कहा कि वो बुक कहाँ है, तो हमने हाथ से इशारा कर दिया, मेज पे रखी है, तो यह दैहिक भाषा संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। गुण इसके अगर हम बात करें दैहिक भाषा संप्रेषण के, तो इसके जो गुण हैं, भावना युक्त होगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, संबंधों के सृजन में सहायक होगा, स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सहायक होगा। किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। साक्ष्य का अभाव होता है, विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, भ्रामक व्याख्या की संभावना होती है, और इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। अगली की बात करें तो अगला है अंतराल भाषा। इसे समय स्थान भाषा संप्रेषण भी कहते हैं, और इसे प्रॉक्सेमिक्स भी कहा जाता है। संप्रेषण में वक्ता एवं श्रोता के मध्य की दूरी और समय भी उसके अंतर्निहित भावों को अभिव्यक्त करती है। आमने सामने संप्रेषण में वक्ता और श्रोता के मध्य की दूरी का विशिष्ट अर्थ एवं संदेश होता है इसके अंतर्गत। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे पार्श्व भाषा संप्रेषण। पार्श्व भाषा संप्रेषण को पैरा लैंग्वेज भाषा भी कहा जाता है। यह मौखिक अभिव्यक्ति का एक ऐसा ढंग है जिसमें शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए इसको अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत ही रखा गया है। इस प्रकार के संप्रेषण में वक्ता अनेक संकेतों, स्वरों के उतार चढ़ाव, धीमी अथवा ऊंची आवाज़ का प्रयोग करता है। ठीक है। तो इसे पार्श्व भाषा संप्रेषण के अंतर्गत कहेंगे। इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे वक्ता की पृष्ठभूमि की पहचान होती है, भाषा प्रवाह की पहचान होती है, श्रोताओं को आकर्षित करने में, या जैसे संगीत सा रे गा मा पा जो गाते हैं उतार चढ़ाव के साथ। ठीक है, उदाहरण कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला हमने पढ़ा माध्यम के आधार पर संप्रेषण या संचार के प्रकार, शाब्दिक, अशाब्दिक। ठीक, अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, संप्रेषण के या संचार के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर पहला होगा औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में संदेश को नियत और संप्रेषित करते समय कुछ निश्चित नियम, अधिनियमों का पालन किया जाएगा। इसकी एक प्रकार की संगठनात्मक संरचना है। इसमें सही भाषा, सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये औपचारिक संप्रेषण हुआ। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? कोई नियम नहीं है, कोई अधिनियम नहीं है। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण या संचार में संदेश जो है इसके विकृत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे इसका मूल संदेश जो होता है कभी कभी अपना सही अर्थ ही खो देता है। इसीलिए इसको ग्रैप वाइन भी कहा जाता है। जब मूल संदेश अपना अर्थ, सही अर्थ खो दे तो ग्रैप वाइन कहलाता है, जो कि अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। अगर आगे हम देखेंगे दिशा के आधार पर संप्रेषण 3 प्रकार के होगा, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। लंबवत संप्रेषण क्या है? जब मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण ये जो होता है, ये मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण ही होता है। ठीक है, यह ऊपर से नीचे की ओर
और नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसे एक संप्रेषण हुआ, प्रधानाध्यापक शिक्षकों को निर्देश दिया, ठीक, और फिर शिक्षकों ने क्या किया, प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट किए। प्रधानाध्यापक ने शिक्षकों को कोई निर्देश दिया, तो फिर कुछ बातें रिपोर्ट निर्देश दिया, तो फिर शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट किया, ठीक। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर होता है, औपचारिक संप्रेषण का ही एक रूप कह सकते हैं। दूसरा है क्षैतिज। जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहा जाएगा। इसके अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के संप्रेषण आते हैं। जैसे किसी ने इससे कुछ कहा, किसी ने इससे कुछ कहा, एक ही स्तर के लोग, ठीक है, एक ही स्तर के लोग संप्रेषण कर रहे हैं। यह संप्रेषण समूह बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे देखेंगे त्रियक संप्रेषण। त्रियक संप्रेषण में जब पद सोपान के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसे त्रियक संचार कहा जाता है या संप्रेषण। इसमें संचार या संप्रेषण विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच होता है, ठीक है। इससे समय की बचत होती है। जैसे कोई है कोई एक व्यक्ति है, उसने कोई संदेश दिया 3 लोगों को, ठीक है। अब ये जो है ये किसने किसी और विभाग को दिया है ना, तो ऐसे ये संप्रेषण होगा। आगे हम देखेंगे संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। पहला अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है। इसे इंटरपर्सनल भी कहा जाता है। इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य है दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक संचार में प्रतिपुष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के ही आधार पर संचार प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फीडबैक बहुत ही जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। वो इंटरपर्सनल था, ये इंट्रापर्सनल, ठीक है। चलिए अंतःवैयक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्चा, आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संदेश प्रेषक एवं संदेश प्रापक एक ही व्यक्ति होता है। यह जो है एक स्वचालित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। इसमें ध्यान लगाता है और चिंतन करना, ध्यान लगाना इत्यादि हम कह सकते हैं इसके उदाहरण हो सकते हैं। आगे अगर हम देखें समूह संप्रेषण। समूह संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का ही विस्तार है। अंतर्वैयक्तिक का ही ये विस्तार है, ठीक है। इसमें कम से कम 2 लोग, इसमें 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से अधिक व्यक्ति विचार एवं कौशलों का जब आदान प्रदान करें, ठीक है। समूह जो है वो भीड़ से भिन्न होती है। समूह संप्रेषण उन व्यक्तियों के मध्य संभव होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से वार्ता में संलग्न होंगे। इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है जनसंचार। जनसंचार इसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, मास कम्युनिकेशन भी कहेंगे। जनसंचार का अर्थ है विशाल जनसमूह के साथ संचार करना। इसका भी और विस्तृत रूप, समूह का विस्तृत रूप जनसंचार। इसे मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। यह यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करता है। इसमें कई संदेशों को एक साथ अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक और व्यवस्थित संगठन होता है, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि। आगे हम बात करेंगे परंपरागत संप्रेषण की, ठीक है। परंपरागत संप्रेषण की बात करें, संचार के पारंपरिक माध्यम आम लोगों के माध्यम होते हैं। इसमें लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्यों की परंपरागत विधियों द्वारा संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे थे संप्रेषण या संचार के प्रकार।
अब हम बात करेंगे संचार की बाधाएं। संचार की बाधाओं पे हम बात करें तो कुछ बाधाएं होती हैं, संचार के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है संगठनात्मक बाधा। संगठनात्मक बाधा, तो संगठनात्मक बाधा के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या क्या बाधाएं आएंगी संगठनात्मक बाधा में। एक तरीके से कहें तो ये संगठन के विकास के समय उत्पन्न होंगी। ठीक है, इसके कारक क्या हैं? इस संगठन का आकार, कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, कार्य विशेषता, संगठन की संस्कृति। ठीक है, इसके अलावा संगठन में सत्ता संरचना, संगठनात्मक ढांचे में जटिलता हो। ठीक है, अपर्याप्त सुविधाएं हों, वरिष्ठ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य सहयोग की कमी हो, ये सब संगठनात्मक बाधाएं आएंगी। भौतिक एवं यांत्रिक बाधाओं के अंतर्गत कह सकते हैं शोर संचार को बाधित कर देगा, अदृश्यता संचार को बाधित करेगा, वातावरण, भौतिक सुविधाएं, खराब स्वास्थ्य हो तो वह भी संचार को बाधित करेगा, ध्यान केंद्रित ना अगर हो पा रहा है तो भी संचार बाधित हो जाएगा। ये तो भौतिक रहा। यांत्रिक बाधाओं के अंतर्गत रेडियो प्रसारण में बाधा उत्पन्न हो जाए, टीवी पे हम कुछ देख रहे हैं स्क्रीन धुंधली हो जाए, टेलीफोन उपकरणों में अश्रव्यता हो जाए, आवाज़ ठीक से ना आए, है ना, तो ये सब हमारे संचार में बाधा उत्पन्न कर देगी। भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं। भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाओं से तात्पर्य उन बाधाओं से जिनका संबंध भाषा से होता है, जैसे अस्पष्ट शब्द यूज हो रहे हों, अनावश्यक शब्द हो रहे हों, गलत उच्चारण, अस्पष्ट ग्राफिक्स हों, चित्र दिखाए गए हों गलत तरीके से, संकेत जो हैं अस्पष्ट हों। ठीक है, कह सकते हैं कि भाषा का अल्प ज्ञान, तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना, अर्थ संबंधी अवरोध, सांस्कृतिक भिन्नता, ये सारी चीज़ें आएंगी। मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बाधाएं भावनाओं, पदों की स्थिति, सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत मतभेद आदि के घटकों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मूल रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे संचार जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह को किसी संवाद का अर्थबोध करा के प्रभावित करना। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता भिन्न भिन्न रूप में संदेश को अलग अर्थ में समझ लेते हैं। संवाददाता जो है उसने जिस भाव में संदेश भेजा उस भाव में संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को नहीं समझता, वो दूसरा संदेश समझ लेता है, तो इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती संचार में। तो यही बाधाएं इसी वजह से आती हैं। आगे हम देखेंगे तो इन बाधाओं के दूर करने के सुझाव भी कुछ हैं। तो सुझाव के अंतर्गत हम देखेंगे संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के सुझाव। ठीक, तो सुझाव की अगर हम बात करें तो संप्रेषण की योजना हम बना करके बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सरल, सुगम और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके, प्रत्यक्ष रूप से संचार करके, सरल बोधगम्यता करके, पारस्परिक विश्वास हो। ठीक है, प्रतिपुष्टि की उत्तम व्यवस्था हो, फीडबैक बढ़िया से हो, ध्यानपूर्वक सुन करके, लिखित संदेश को गंभीरता से पढ़ करके, ध्यानपूर्वक कोई भी चीज़ है कहा जा रहा है उसको सुनकर, श्रवणकर्ता का गुण हो एक अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर करके हम संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आगे अब है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत। प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत की बात करें तो कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता कई कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि, मीडिया, अधिगम वातावरण आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण के सिद्धांत को निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला, शिक्षकों के लिए सिद्धांत। शिक्षकों के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, जैसे एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के विषय में संवेदनशील होना। नंबर 2, विषय वस्तु में दक्षता का विकास होना। नंबर 3, विद्यार्थियों को समझने की प्रवृत्ति हो। नंबर 4, प्रभावी संप्रेषण कौशल हो। नंबर 5, शिक्षक का वस्तुनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ होना। ठीक, नंबर 2 पे अगर हम देखें, संदेश नियत करने का सिद्धांत है।
तो इसमें हम देख सकते हैं पहला बिंदु स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य हो, उचित अनुक्रम हो, ठीक है। इसके अलावा सुबोध भाषा का प्रयोग हो, उचित रूप से प्रतीक का प्रयोग हो, प्रासंगिक अभ्यास हो, उदाहरण और दृष्टांत उसमें दिए गए हों, ठीक। इसके अलावा अगला बिंदु है शिक्षण विधियों एवं मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं प्रासंगिक एवं उचित विधियों और मीडिया का चयन किया जाए, विभिन्न विधियों और मीडिया का उपयोग हो, अच्छी गुणवत्ता युक्त मीडिया का उपयोग हो, शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण हो, ठीक है। इसके अलावा अगला सिद्धांत है अनुकूल शिक्षण वातावरण के बनाने के लिए सिद्धांत। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर लिया हो, ठूस ठूस के भर लो, बच्चे अच्छे से संप्रेषण प्राप्त ही न कर पाए, पढ़ ही न पाए अच्छे से, क्लास ही बाधित हो जाए, ठीक है। दूसरा, कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था हो, छात्रों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, नहीं तो पता चले लड़ाई झगड़े ही होते रहें। प्रतिपुष्टि तंत्र की व्यवस्था करना चाहिए, नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना और प्रबलन प्रदान करना, उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगी। एक और बिंदु है पैराफ्रेसिंग, ठीक। पैराफ्रेसिंग ये एक ऐसा कौशल होता है जिसमें श्रोता से यह अपेक्षा की जाती है कि जो उसमें अभी वक्ता से सुना है उसे अपने शब्दों में व्याख्यान करे, जिससे यह पता लग सके कि संप्रेषण प्रभावी है या नहीं तथा उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। जैसे क्लास में सर ने कुछ पढ़ाया, ठीक, उसके बाद जस्ट वो खड़ा क्लास टीचर ने क्लास में कुछ पढ़ाया, तो क्लास टीचर तुरंत छात्रों को खड़ा करके पूछे कि मैंने अभी जो पढ़ाया उसे तुरंत अपने शब्दों में व्याख्यायित करो। अगर बच्चा अच्छे से व्याख्यायित कर लेता है तो यानी संप्रेषण प्रभावी रहा, और अगर नहीं कर पाता तो फिर ये पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया को पैराफ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु थे जो हमने आपको बताया, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं, ये KVS मदान की बुक है, इसके अंतर्गत कुछ बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, हमने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है। जैसे देखिए हमने इसको बता ही दिया प्रभावी संप्रेषण क्या है, ठीक है। और बाकी संप्रेषण के उद्देश्य ये देखिए ये है यहाँ पे, आप फटाफट ऐसे ही देखते चलिए। संप्रेषण के उद्देश्य समूह के सुचारू संचालन, प्रेरणा एवं मनोबल, शिक्षा एवं कक्षा अनुदेशन के लिए, नियंत्रण हो, सांस्कृतिक संवर्धन हो, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, ठीक है। ये देखिए संप्रेषण की प्रकृति हमने ये भी आपको बताया, तो ये सब अभी आप देख लीजिए, ये जो सब जरूरी है। KVS मदान की बुक है, कहते हैं इम्पॉर्टेंट वो बहुत होती है, तो इसलिए हमने सोचा वो भी यहाँ पे हम समाहित कर दें। तो ये रहा। बाकी ये देखिए ये आप इसके गतिशील प्रक्रिया, संप्रेषण कौशल, सर्वव्यापक द्विमार्गी संदेश वाहन, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलुओं में घटित होती है। सामयिक संदर्भ होगा, मनोवैज्ञानिक संदर्भ होगा। इसके अलावा संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है, भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, ये सब हो गया। समरूपता एवं अनुरूपता भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट लगे आपको। इसके अलावा ये देखिए कुछ बातें यहाँ पे और हैं, सामान्य भाषा, भाव प्रदर्शन, संप्रेषण के विभिन्न प्रकार, ठीक है। ये देखिए संप्रेषण संचार प्रणाली के तत्व, विशेष सामग्री होगी, संचार की विधि, संचार की प्रक्रिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसके कुछ सिद्धांत हैं संप्रेषण के, तो ये सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, संप्रेषण के कुछ मॉडल दिए हुए हैं, वही हमें आपको दिखाना था। ये मॉडल हैं 3, रेखीय मॉडल, ये वाला संवाद मूलक, कार्यमूलक, ठीक है। इसमें हमें कुछ लोगों के मॉडल दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। जैसा ये सामान्य सिद्धांत प्रणाली, यहाँ पे देखिए हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। अरस्तु मॉडल दिया है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपने जीवन काल में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद नामक एक मॉडल का विकास किया था, ठीक है। ये देखिए रेखीय मॉडल, ये
इसके अंतर्गत मुख्य मॉडल आएंगे, जैसे इनका लैसवेल मॉडल, अरस्तु मॉडल इसके अंतर्गत आएगा, रेखीय के ही अरस्तु मॉडल, ठीक है, ये यहाँ पे अरस्तु मॉडल, लैसवेल मॉडल, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। 5 प्रश्न पूछा, किसने क्या कहा, किस माध्यम से, किससे कहा, किस प्रभाव से कहा, ठीक। शैनन वीवर मॉडल, इन्होंने 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में एक अपना मॉडल दिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ तत्वों को बताया, ये सारी बातें, ये इनका तत्व है। ये शोर के बारे में इन्होंने बताया, शैनन और वीवर ने, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है बेरलो मॉडल, ठीक है, संचार को SR मॉडल या प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल के रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया, SR मॉडल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेरलो मॉडल, ठीक है। बेरलो मॉडल को देख लेते हैं एक बार, ये है बेरलो मॉडल, ठीक, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, बेरलो मॉडल। इसके बाद संवाद मूलक मॉडल, ठीक है, संवाद मूलक मॉडल, ठीक है, ये देख लीजिए फटाफट, बस आपको इसके दिखाना था, ये है, ठीक है, संवाद मूलक मॉडल के संदर्भ, ये वाला कार्ड्स मॉडल, इस मॉडल को 1957 में, ठीक है, इसमें द्वारपाल की भूमिका है कार्ड्स मॉडल में, ये देखिए यहाँ पे है कार्ड्स मॉडल, ये द्वारपाल की भूमिका। इसके बाद आता है श्रॉम मॉडल, श्रॉम मॉडल ये है श्रॉम मॉडल, ठीक है, 1954 में विल्बर श्रॉम ने अपना मॉडल का रखा, इसे फीडबैक लूप की अवधारणा भी इसमें दी गई है, ठीक है, ये सारा चीज़। ओसगुड स्क्रमम, ठीक है, ये मॉडल है। चलिए लीगन्स मॉडल, ठीक, 1963 ईस्वी में लीगन्स ने दिया, इसमें विस्तार शिक्षा पर काफ़ी यह सीमा तक रहा। इसमें कुछ अवयव हैं इनके, संदेश या सामग्री, संचार के चैनल, संदेश का उपचार, दर्शकों की प्रतिक्रिया। आगे है एक और मॉडल, वेस्टली एंड मैकलीन मॉडल, ठीक है, ये है, इसको देख लीजिए, ठीक, इनका मॉडल है ये। इसके बाद है संचार का व्यवहार या कार्य प्रदान मॉडल, ये, ठीक, संचार का व्यवहार एवं कार्य प्रदान मॉडल, ठीक है, इसे बर्नलुड ने 1970 में प्रस्तावित किया, ठीक है, ये जो मॉडल है इसे आप देख लीजिए, ये है ये मॉडल, ठीक, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको देख लिख लीजिएगा। जिनके पास बुक नहीं है, हमने सोचा थोड़ा सा उनकी कुछ मदद हो जाए। बार्नलैंड संवाद मूलक मॉडल, ठीक, संप्रेषण का कुंडलित मॉडल, ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए कुंडलित मॉडल है। फिर ये सारी चीज़ें हैं असंकेतन स्मृति या चेतना, ठीक है, 1960 में जॉर्ज स्पर्लिंग ने इस पे काम किया था। ये तमाम हाव भाव हैं हमारे चेहरों के, ये सारी। एक अंगभूत या रचना मेटा मॉडल, ठीक। चलिए आगे देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। हमने बता ही दिया था संप्रेषण के प्रकार, संबंधों के आधार पर हमने देखा है, यहाँ पे संबंधों के आधार पर हमने भी देखा है, सब प्रकार से हमने संप्रेषण के प्रकार को देख लिया, ठीक। इसमें अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक, समूह, जन संप्रेषण, ठीक है, इसमें 4 ही प्रकार दिए हैं। अवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अवैयक्तिक ही है इंट्रापर्सनल, जो हमने बताया था, अंतःवैयक्तिक को अवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल बोलते हैं। ये है अंतर्वैयक्तिक, 2 या 2 से अधिक लोग, जब 2 व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करें, ये समूह संप्रेषण, जन संप्रेषण, ठीक है, मॉस कम्युनिकेशन। इसके अलावा आगे देखेंगे एक इसके अंतर्गत परंपरागत संप्रेषण भी आएगा, चैनल के आधार पर संप्रेषण यानी माध्यम के आधार पर। तो 2 प्रकार,
शाब्दिक अशाब्दिक, यहाँ मौखिक नहीं, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत आएंगे मौखिक और लिखित। ये देखिए हमने अभी सब बताया आपको, मौखिक है ये, इसके लाभ, ठीक, और इसकी कुछ सीमाएं, ये लिखित संप्रेषण, इसके लाभ, इसकी सीमाएं। इसके बाद आपका आ जाता है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है अशाब्दिक में, देखिए काइनेमिक्स, हमने देखा था काइनेमिक्स को, ठीक है। ये मेटा संप्रेषण, पैरालिंग्विस्टिक संप्रेषण, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये इम्पोर्टेंट है, ये बिंदु ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उद्देश्य या शैली के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ये रहे औपचारिक संप्रेषण, इसके लाभ, ठीक, ये इसकी सीमाएं। ये रहे अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक, दिशा के आधार पर लंबवत, क्षैतिज, तिर्यक, ठीक है। चलिए, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, इसे देख लीजिए थोड़ा सा। अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण क्या है, बाकी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब क्या बचा, अगर हमने देखें तो कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया, कोल्ड चैन मॉडल, ठीक, ये आप देख लीजिए, कोल्ड और चैन मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है। ये है इनका कोल्ड चैन मॉडल, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। संदेश निरूपण, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शोर के बारे में आप सभी जानते हैं, शोर के प्रकार। कक्षा संप्रेषण दिया है हमने, कक्षा संप्रेषण भी आपको बताया। कक्षा संप्रेषण के 4 सोपान हैं, विद्यार्थियों में रुचि प्रदान करना, विषय वस्तु को संगठित करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, प्रतिपुष्टि, ठीक। बाधाएं इसमें आएंगी संगठनात्मक, हमने आपको बताया ये सारी, भौतिक एवं यांत्रिक, ये सारी, ये मानसिक अवरोध या बाधाएं, ये सारी, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे, भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं, ठीक, तो ये सब भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं हैं। आगे देखेंगे प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत, तो हमने बताया था 4 सिद्धांत हमने आपको बताया ही था, तो ये 4 सिद्धांत हैं। शिक्षक के लिए सिद्धांत जो हैं वो है यथार्थवादी, यहाँ पे देखिए, तथा आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील। दूसरा है विषय वस्तु में दक्षता का विकास, शिक्षार्थियों को समझना, प्रभावी संप्रेषण कौशल, यही सारा। संदेश नियत के सिद्धांत, ये देखिए यहाँ स्पष्ट और निर्दिष्ट संदेश, इसको वर्णित करने के लिए स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये स्मार्ट, उचित अनुक्रम हो, सुबोध भाषा हो, उचित प्रतीक हो, प्रासंगिक अभ्यास हो, उदाहरण एवं दृष्टांत हो, शिक्षण विधियों एवं मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने सभी ये सब बिंदु आपको बताए थे। अनुकूलन शिक्षण वातावरण के लिए सिद्धांत, ये भी है। आगे देखेंगे पैराफ्रेजिंग, ये देखिए पैराफ्रेजिंग जो हमने बताया आपको, ये है। पैराफ्रेजिंग के लाभ देख सकते हैं। 7C हमने आपको बताया था, 7C, ये है 7C। संप्रेषण के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें अगर देखें, समकालीन या तुल्यकालिक मीडिया, ठीक, इसमें है समय के साथ, वास्तविक समय, टाइम इसका निश्चित होता है, टाइम के साथ साथ यह संप्रेषण होगा। अतुल्यकालिक में एक निश्चित समय पर एकत्रित होने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है, इसे अतुल्यकालिक कहेंगे। टाइम शिफ्ट, ये रिकॉर्डिंग वगैरह से संबंधित है। निगरानी अभिसरण, समूह संप्रेषण, ये हमने बताया ही था आपको, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये आप देखते चलिए, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। समूह संप्रेषण के प्रकार हैं, ये सब देख लीजिए। जन मीडिया है, जन मीडिया, मॉस कम्युनिकेशन, बस हो चुका।
इस तरह आपका संप्रेषण कंप्लीट होता है। अभी हम कुछ देर बाद आपको इसका पूरा क्वेश्चन भी दे देंगे। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।